Hello everyone, welcome to the exciting field of human resource development. Human resource development बहुत ही फैमिलियर टर्म है, जहाँ तक मुझे लगता है हर किसी ने सुना होगा या हमारे जो स्टूडेंट्स पहले जो इंटर्नशिप करके आए हैं उन्हें ये मालूम होगा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या फैक्ट्री में या कहीं पे भी होटल में जाओ तो फर्स्ट डिपार्टमेंट होती है जिससे आपको मिलना होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स आपको मिलना होता है, राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ, वहाँ के एम्प्लॉय डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करेगी। अगर एम्प्लॉय अच्छे नहीं है तो शायद आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है एक साथ स्टार्ट हुआ, बहुत सारे फॉर्म्स स्टार्टअप्स एक साथ स्टार्ट होती है, बट बहुत सारे देखा होगा कि कुछ बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं और कुछ बहुत जल्दी जो ग्रोथ करनी चाहिए थी वो ग्रोथ हो नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है क्या आप लोगों ने? रीज़न बिंग दैट जो वहाँ के मैन पावर्स होते हैं, जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि हर एक काम जो कंपनी के ओनर हैं या जो वीपी हैं या जो भी टॉप नॉच पोजीशन वो आके करेंगे। कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉय बिंग एम्प्लॉय यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क और जॉब। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करें तो इंटीग्रिटी के साथ काम करें, लॉयल्टी के साथ काम करें, ऑनेस्टली के साथ काम करें, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स जब when nobody is watching you do something with honestly, when nobody is watching you मीन्स जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है फिर भी आप ऑनेस्टली उस काम को करो, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट होता है जैसे यहाँ पे लिखा बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल इज द मेजर फंक्शन ऑफ एचआर प्रोफेशनल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ पे वो कैपिटल नहीं है जो कॉमर्स में हम पढ़ते थे, पैसे से लेने देने वाला कैपिटल यहाँ पे नहीं है। कैपिटल मीन्स ऐसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है हमें जो स्किल हो, डेडिकेशन के साथ काम करे, नॉलेजफुल हो, है ना, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो फॉर्म का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है। बैलेंस शीट से यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में कुछ भी हमें लेना देना नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन एम्प्लॉय सजेशन स्कीम एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। थोड़ा सा डिटेल्स में इसमें मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। ये होता क्या है एम्प्लॉय सजेशन स्कीम? सिंपल समझ में आ रहा होगा, एम्प्लॉय सब लोग समझते हो, सजेशंस समझ में आ गया, स्कीम समझ में आ गया। अगर मैं डिवाइड करूँ तो प्लस, ठीक है। आजकल मैं एग्जांपल दे दूँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जैसे टोयोटा कंपनी का ले लो, बहुत पहले से चल रहा है एम्प्लॉय सजेशन स्कीम पे कंपनियां काम करती हैं। टोयोटा कंपनी में क्या होता है, हर साल 2 लाख सजेशंस आती है कंपनी में हर साल। इट मीन्स कि टोटल एक एम्प्लॉय को 33 सजेशंस देने हैं कंपनी में। और जिससे क्या होता है, और सबसे मजेदार बात मैं ये बता दूं कि 95% सजेशंस पे कंपनी इंप्लीमेंट करती हैं, राइट। और जिससे कि पर डे 5000 के करीब में इंप्रूवमेंट होती है कंपनी में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। और कोई ऐसा नहीं है कहीं बाहर का रॉकेट साइंस लाके कंपनी में इंप्लीमेंट किया। जो हमारे खुद के एम्प्लॉय है, जो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, हम उनके सजेशंस को लेते हैं और उस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं और कंपनी हमारी ग्रोथ करती है। सेम वेज में जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको, और ब्रिटिश एयरवेज ने उन्होंने करीब 4.5 मिलियन पाउंड का उन्होंने कॉस्ट कट किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय सजेशंस को इंप्लीमेंट किया। सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू फॉर द एचएसबीसी बैंक। उन्होंने दे अडॉप्ट वन सिंगल यूजफुल सजेशंस फ्रॉम वन एम्प्लॉय एंड सेव्स अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज पर एनम, राइट। सेम एग्जांपल देते जैसे गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर है, उन्होंने करीब हर एक साल में 5 साल में उन्होंने 5000 सजेशंस मंगवाए एम्प्लॉय से और करीब 65 लाख रुपीज पर एनम वो लोग जो भी यूजफुल सजेशंस होता है उनको लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और उस पर कंपनी बचाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कंपनियां इस चीज़ पे काम करती है। सेम फंक्शन होता है, ये सब फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन होता है। सेम अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस क्या होता है इसमें मैं बात करता हूँ। जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ लाइक टॉप लीडर कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज विप्रो। विप्रो में क्या होता है, द वे द पोटेंशियल जॉब हॉपर इज हैंडल्ड, लाइक जब हमारे कंपनी में कोई लोग जब आते हैं, उनको नई जॉब चाहिए, जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं उनके साथ, द सेम वे दे कंडक्ट एन एग्जिट इंटरव्यू। जब आप कंपनी छोड़ के जब जाते हो, सेम वे में एग्जिट इंटरव्यू होती है कंपनी में, जिसमें आप क्यों जा रहे हो हमारे कंपनी से, क्या प्रॉब्लम है आपको हमारे कंपनी में, राइट। जब आप जाओगे तो एचआर विल कंडक्ट दिस इंटरव्यू। और सबसे अच्छी बात है आपका, जैसे विप्रो का मैं बात करूँ, कंपनी विल हेल्प यू टू गेट योर न्यू जॉब। अगर आपको नई जॉब चाहिए तो कंपनी के जो एचआर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि नई जॉब ढूंढने में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे और ये भी हो जाती है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से वापस विप्रो में आना है, तो योर डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर विप्रो, और लोग वापस आते हैं। एंड फ्यू डिड कम बैक इन विप्रो। तो दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस
चलो मैं बहुत डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पे, ना कि आप लोग ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हो। मैं अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी पे मैं बात करूँ तो शायद इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो मैं कुछ स्टेप 1 की मैं बात करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा लेकर के, तो मैं जो थ्योरीज जो ह्यूमन रिसोर्स में काम करती है मैं उस पर बात करूँगा, तो शायद इस चीज़ों को फिर समझना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। मैं अभी क्या बात करूँगा, आई विल डिस्कस अबाउट रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, हायरिंग, ओरिएंटिंग, ट्रेनिंग, राइट। चलो रिक्रूटिंग क्या होता है? हर जगह आप सुनते हो रिक्रूटमेंट के लिए जाना है, कॉलेज में भी सुनते हो रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट होने वाला है, ऐसा ऐसा कॉमन टर्म है, हर कोई सुनता है। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज लाइफ से जुड़े हो, तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। हमारे लिए रिक्रूटमेंट में जाना, जॉब के लिए जाना बहुत इजी होता है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने कंपनी के साइट पे गया, फॉर्म फिलअप कर दिए, रिज्यूम लेकर चला गया। पॉसिबिलिटीज 2 चीज़ की है, या तो जॉब मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं होगा ना आप जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और कंपनी वाले पकड़ के रख लिया, ऐसा नहीं होगा। 2 चीज़ हमारे साथ हो सकता है, सिंपल। लेकिन एक कंपनीज अगर कुछ रिक्रूटमेंट करनी है तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कैसे रिक्रूटमेंट हमें करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो स्टार्टिंग करने से आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लेबर, रिव्यूइंग जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब वैकेंसीज, जॉब एप्लीकेशन टू फिल वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता। जॉब डिस्क्रिप्शन की मीन्स whom you have to report, what are your duties and responsibilities you have to perform in an organization, ये होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशंस मींस like a minimum traits and qualities required from an individual to perform a task in an organization, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपको मिनिमम आपका ये होना चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आप यहाँ पे करने का आपको लैंग्वेज ये होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, XYZ। तो दिस इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो ये प्रोसेस जो होता है, HOD जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी कंपनी की हमारी पॉलिसीज होती है उसके थ्रू दे आर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आता है बात सोर्सेज ऑफ स्टाफ। अब स्टाफ हम कहां से लाएंगे? बहुत आज के टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बात कर लूं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बात कर लूं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर लूं, अच्छे एम्प्लॉयज के लिए हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ अच्छा एम्प्लॉय आए, राइट। सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ मैं सैलरी देता जाऊं और हमारे एम्प्लॉय बिल्कुल काम नहीं करे, ठीक है। तो कंपनियां 2 तरह से एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल कहां से आएगा? प्रमोशंस। जो लोग हमारे यहाँ हैं, मैं मान लो मैं एग्जीक्यूटिव हूं, मैंने अच्छा काम किया, परफॉर्म किया, मुझे मैनेजर बना दिया, या हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे वहां पे ट्रांसफर मिल गया, तो इंटरनली मैं अपने स्टाफ को मैं प्रमोट कर सकता हूं, रिक्रूट कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। एक्सटर्नल हम एम्प्लॉयज कहां से लेकर के आएंगे? हो सकता है कॉलेज की जो कैंपस इंटरव्यूज होती है वहां से हम कॉलेज के थ्रू रिक्रूट करके लेके आएंगे। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है, आप लोग सब जानते हो, Naukri.com है, Sign है, Indeed है, बहुत सारी हैं, उनके पास डाटाबेस होता है, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, वहां से हम ले सकते हैं। इंडस्ट्री एम्प्लॉयज, देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू जॉब, उनको जॉब चेंजेस करना है, सैलरी इंक्रीमेंट लेनी है, किसी अच्छे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो दे ऑलवेज कम फॉर द इंटरव्यू। इंडस्ट्रियल ट्रेनीज मीन्स जो भी एम्प्लॉयज आपके आते हैं, लाइक जैसे कॉलेज में से पार्ट इंटर्नशिप है, जब पार्ट ऑफ करिकुलम इंटर्नशिप करना ही है, तो आप 6 महीने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ से एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग मीन्स आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आई एम गुड, आई वांट टू डू, तो नेटवर्किंग के थ्रू भी हम एम्प्लॉयज को ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इट्स वेरी इजी। चलो राइट, अब इंटरनल सोर्सिंग का बेनिफिट क्या है? इनकरेजेस ग्रोथ। अगर मैं इस कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे अगर प्रमोट मिल रहा है, प्रमोशंस मिल रही है, तो एक अच्छा लगता है कि चलो भाई मुझे ग्रोथ मिल रहा है इस कंपनी में, तो मैं इस कंपनी में काम करूंगा। अगर हर कोई चाहता है कि भाई ग्रोथ मिले, कोई नहीं चाहता है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैग्नेंट हो के एक ही जगह पे 10 साल बैठा रहूं। आज के टाइम पे जो हमारे यूथ हैं वो यही चाहते हैं, ग्रोथ चाहिए होता है उनको, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है, एक अच्छी पोजीशन चाहिए, एक अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हर चीज़ चाहिए होता है। तो कैसे होगा? तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में दे वांट टू डू वर्क जहाँ पे ग्रोथ मिले, ठीक है। तो जो कंपनियां इस चीज़ पे काम करती हैं कि अपने एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करें उनको ग्रोथ दो, उनको ग्रोथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ लॉयल होकर हमारे यहाँ काम करेंगे। एक एम्प्लॉय में वो नहीं हुआ डिसकॉन्टेंटमेंट, एक असंतोष का भाव नहीं होता है कि नहीं यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ बट मेरा ग्रोथ तो कुछ है नहीं, मैं आज भी इसी पोजीशन पे हूँ, कल भी मैं इसी पोजीशन पर हूँ, परसों भी। नो वन वुड लाइक टू डू, राइट। तो ये हमारा एक एडवांटेज है इंटरनल सोर्सिंग का। और थर्ड बेनिफिट क्या होता है इंटरनल सोर्सिंग का?
मैंने आपको लिया तो मैं जान रहा हूँ, मैनेजर्स नो कि फॉर एग्जांपल राम है और श्याम है, दो कैंडिडेट को मैंने लिया, मुझे मालूम है कि राम कैसा काम कर सकता है, श्याम कैसा काम कर सकता है, तो इजी हो जाता है कंपनी के लिए। हमारे बीइंग अ मैनेजर मेरे लिए भी इजी होगा कि मैं राम को क्या टास्क दे सकता हूँ, श्याम को क्या टास्क दे सकता हूँ। राम को कंपनी की स्ट्रैटेजी मालूम होती है, राम को कंपनी की पॉलिसीज मालूम होती है, तो मैं बाहर से एक नए एम्प्लॉय को लेकर आऊँ और उसको सिखाऊँ, उसको ट्रेनिंग करूँ, वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर टू मैं अपनी जो हमारे जो स्टाफ हैं जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको प्रमोट करके एक अच्छे पोजीशन पे भेजूँ या कहीं ट्रांसफर करके भेजूँ, राइट। ठीक है। पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रमोशन इनहांसेस द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको लगता है कि प्रमोशन होगा तो आप काम करोगे, चलो मोरल आपका हाई रहेगा कि नहीं भाई मैं अगर अच्छे से काम करूँ तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, है ना, मैं अच्छे से काम करूँगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आप लोगों को स्टूडेंट को मैं बता दूँ, इस चीज़ पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है कि अगर प्रमोशन मिल रहा है तो ही मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, XYZ कहीं पे भी काम कर रहे हो, प्रमोशंस नहीं मिले, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 9 बजे जा रहा हूँ ऑफिस में, अटेंडेंस लगा कर बैठ जा रहा हूँ, 5 बजे मैं निकल जा रहा हूँ ऑफिस से, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर किसी ने आपको जॉब दिया है, किसी ने आपको रिक्रूट किया है, तो उनके लिए इतना ये भी ईजी हो जाता है कि आपको तुरंत फायर कर दें, राइट। लेकिन आप अगर अपनी स्किल्स को हून नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को इन्हांस नहीं करोगे, तो फिर शायद आप कहीं पे काम कर, आप जो कैपेबिलिटी चाहिए था उस चीज़ को परफॉर्म करके आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। कंपनी आपको कुछ भी मान लो 5,000 रुपये आपको दे रही है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी आपको फायर कर सकती है, दूसरे लोगों को 10,000 रुपये ला सकती है, क्योंकि अगर वो जॉब दे रहे हैं तो दूसरे और भी लोगों को जॉब दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि नहीं भाई प्रमोशन तो मुझे मिलना नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, तो फिर ये हमारे लिए जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। सो ऑलवेज डू वर्क विथ इंटीग्रिटी। जब भी आपको कोई नहीं भी देखे फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग सब स्टूडेंट हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज के बाद कैंपस इंटरव्यू होगा, प्लेसमेंट्स के लिए जाना, कहीं ना कहीं जॉब करना है सब लोगों को कॉलेज से पास आउट होने के बाद, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंटरनल क्वालिटीज़ है। कोई देखे या ना देखे इसका मतलब नहीं है। अगर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो भले मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 2 साल के लिए काम करूँगा तो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करूँगा, भले मैं 2 साल बाद यहाँ पे नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा, लेकिन कोई देखे ना देखे आपको करना है, राइट। जैसे आप लोग देखो अब्दुल कलाम जी का ये कोट है बहुत, लव योर जॉब बट डोंट लव योर कंपनी बिकॉज यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। तो ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आपको अगर अपने काम आते हैं, आप स्किल्स आपके अंदर इतनी अच्छी है तो आप कहीं पे भी कैपेबल हो, कहीं पे भी काम कर लोगे। और अगर ये चीज़ आप कंपनी नहीं भाई कंफर्ट जोन में आ गया, मुझे तो इसी कंपनी में रहना है, यहीं पे जॉब करना है, आप कहीं जाना नहीं है, तो यू डोंट नो कब कंपनी आपको कभी भी फायर कर सकती है। सो ऑलवेज लव योर जॉब डोंट लव योर कंपनी, ये अब्दुल कलाम जी का कोट है, राइट। चलो अब स्टार्ट होता है इंटरव्यू प्रोसेस, सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज। अब हम एम्प्लॉयज को कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं पुरानी थ्योरीज पर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पर मैं बात करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियोज में थ्योरीज लेके आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो मैं जो अगली वीडियो में वो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम इसमें ये कैसे करते हैं, इट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिज्यूमे हम जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आता है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं हम स्क्रीनिंग करते हैं। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया वी शुड लुक, दीज आर द क्राइटेरिया वी शुड लुक व्हाइल स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। लाइक एज देखना है, वी हैव टू चेक द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सोशल स्किल्स कैसा है, मेंटल मेकअप। मेंटल मेकअप इज नथिंग, मेंटल मेकअप इज लाइक आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है ना, आप कितने जल्दी जवाब दे सकते हो, आप लॉयल हो, पुराने ऐसा तो नहीं है कि पुराने ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ करके आए हो और वहाँ की बुराई करो। दीज आर द मेंटल मेकअप्स। चलो फिर जब हम एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग कर लेंगे, नेक्स्ट इज रिज्यूम। रिज्यूम में मुझे क्या करना है, रिज्यूम शुड बी चेक थॉरली टू सी द कैंडिडेट्स कंफर्म द जॉब रिक्वायरमेंट। अब मुझे लाइक आई एम इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर अ BTech कैंडिडेट एंड इफ समवन इज सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर ही इज अ सिंपल ग्रेजुएट, देन वी नीड टू इमीडिएटली वीड आउट, तुरंत उस रिज्यूम को हटाओ। सो वी हैव टू चेक द रिज्यूम है, राइट। गैप्स ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसे आपको मिलेंगे, जब आप इंटरव्यू लोगे, जब आप लोग HR बनोगे और जब इंटरव्यू लोगे तो गैप्स भी आते हैं। सो चेक द गैप्स। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका पास आउट तो 2015 में हो गया, 16 में पास आउट हो गए, बट 2020 तक कोई जॉब नहीं किया। तो भाई बीइंग एन लाइक HR मैनेजर वी नीड टू चेक ऐसा गैप क्यों है ना, क्योंकि अगर गैप हो जाता है कैंडिडेट में तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि बंदा डायरेक्ट घर से आया है, वो है घर से आया और हमें जो प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें जो इनपुट चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ जब आप HR मैनेजर बनोगे तो वी नीड टू चेक, एक एक चीज़ मैन्युअली हम लोगों को चेक करना होता है। रीजंस फॉर लिविंग प्रीवियस जॉब्स, ऐसा तो नहीं है कि पुराने बॉस के साथ, पुराने मैनेजर्स के साथ वो लड़ाई करके आ गया और हमारा इंटरव्यू दे रहा है। हो सकता है अगर ये नेचर है उसका तो हमारे यहाँ भी आके ये काम कर सकता है। तो वी नीड टू चेक ऑल दिस पॉइंट्स, वी नीड टू कंसीडर।
देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन वेरियस जॉब्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स। हमेशा मैं पहले भी मैं बताता रहा हूँ, और जो हमारे जो मेरे स्टूडेंट्स जो पहले अभी भी एच आर काम कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ, अवॉइड कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन वेरियस जॉब्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स। होता क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, 6 महीना हमने यहाँ पे काम कर लिया, 1 साल मैंने वहाँ पे काम कर लिया, 3 महीना वहाँ पे काम कर लिया, ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को हमें कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेना है, क्योंकि आज आपके यहाँ, आज हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें उनको काम सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और जब काम वो सीख लेंगे 6 महीने बाद वो चले जाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट। अगर मिनिमम देखो 2 साल का 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, कहीं अगर 3 साल उन्होंने टाइम बिताया, चलो हमारे लिए भी अच्छा होगा। 3 महीने 6 महीने वालों को कभी भी नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि ऐसे कैंडिडेट को आप ऑर्गेनाइजेशन में रखो। ठीक है, चलो अब मैं जैसे बताया था, इंटरव्यू देना हमारे लिए ईजी होता है, लेकिन एक इंटरव्यूअर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो प्रिपेयरिंग कैसे करना है, कंडक्टिंग कैसे करना है, एंड कंक्लूडिंग एन इंटरव्यू। तो अगर मैं HR मैनेजर हूँ तो मुझे कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द इंटरव्यू पैनल। वी नीड टू सेलेक्ट 3 मेंबर्स इन द इंटरव्यू पैनल। ये हमारे बॉस हैं, ये भी इंटरव्यू में रहेंगे, ये भी इंटरव्यू में रहेंगे, ये भी इंटरव्यू में रहेंगे। वी नीड टू ये इंटरनली डिस्कशन करना है, राइट। देन सेकेंड प्रोसेस इज वी नीड टू चूज द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, कब इंटरव्यू शेड्यूल होगा, कहाँ पे होगा, टाइमिंग क्या होगी, राइट। देन फॉर दैट वी नीड टू नोटिफाई द कैंडिडेट्स थ्रू, आप कैंडिडेट को यू हैव टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स थ्रू मेल, फोन, जैसे भी होता है इन्फॉर्म कर देना, योर इंटरव्यू शेड्यूल ऑन दिस डेट, सो प्लीज डू कम, राइट। एंड रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे ही नहीं मालूम है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो शायद मैं सक्सेसफुल इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर पाऊंगा। तो फर्स्ट वी नीड टू रीड, हमें मालूम होना चाहिए, बीइंग एन इंटरव्यूअर, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, मैं जिस पोजीशंस के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ, और जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है मैं जिस पोजीशन के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ, तो मैं कहीं जाके अच्छे से इंटरव्यू ले पाऊंगा। ठीक है, बिगनिंग द इंटरव्यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप लोग जब पास आउट होकर जाओगे, जब HR मैनेजर बनोगे, तो आप लोगों को इंटरव्यू लेना पड़ेगा। सो यू शुड नो कैसे मुझे इंटरव्यू लेना है। सो ऐसा नहीं कि अगर जो इंटरव्यू देने वाला वही मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, वही मुझे गुड आफ्टरनून बोलेगा, नहीं। यू शुड ऑलवेज ग्रीट योर एप्लीकेंट, कैंडिडेट अगर आ रहा है उसको भी बोलना है गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट, ये सब बोलना होता है, दैट इज डिफरेंट। देन ऑब्जर्व हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। वी नीड टू चेक द बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वेदर डरा हुआ है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आया है, कॉन्फिडेंट है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, क्लोथिंग सेंस कैसी है, फॉर्मल है, कैजुअल, जो भी, ये वी नीड टू चेक। मुझे बोलना नहीं है सामने वाले से, बट वी नीड टू चेक, है ना। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ, मीन्स पुटिंग द कैंडिडेट एट ईज। कैंडिडेट जब भी इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो कोई फ्रेशर्स होता है, कॉलेज से निकला हुआ बच्चा होता है, वो डरता है, वो नर्वस हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ, क्या पूछेगा मुझसे। तो ब्रेक द आइस, एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं कि जाते मुझे इंटरव्यूअर बनना है टाई करके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसा नहीं बोलना है। एक नॉर्मल कॉन्फिडेंट एकदम होना है, एकदम सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाए, हाँ लगे कि कंफर्टेबल है, तब आप इंटरव्यू को फिर स्टार्ट कर सकते हो। सो ब्रेक द आइस मीन्स पुटिंग द कैंडिडेट एट ईज, बहुत आसान लगना चाहिए उनको, राइट। देन वी नीड टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू, लाइक आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है कि नहीं, जो भी होता है वी नीड टू आस्क, है ना। डिटरमाइन द एप्लीकेंट्स वैल्यूज, आउटलुक ऑन अदर पीपल। आपको वी नीड टू चेक द वैल्यूज कैसा है कैंडिडेट का। ये हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर एम्प्लॉय का मोरल स्किल्स अच्छा है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे एम्प्लॉय आप लोग देखोगे, अभी तो नहीं देखे हो, आएंगे इंटरव्यू में और दे विल टेल मेरा लास्ट बॉस वाज नॉट गुड। वो शिकायत करते हैं अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको भले लाख शिकायत हो, लेकिन बिल्कुल भी आपको ये चीज़ नहीं बोलना है कि मुझे मेरे पुराने बॉस से मुझे लड़ाई होती थी, या मेरे पुराने बॉस ऐसे नहीं थे, मेरा पुराना ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि हो सकता है वो पुरानी की शिकायत कर रहा है, आज हमारे यहाँ वो काम कर रहा है, कल को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वो फिर हमारी शिकायत वो करेगा। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट इन during the interview, right? Then third is use open-ended questions so that applicant does 80% of talking. Open-ended questions, we always ask open-ended questions. Open-ended questions का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिससे कैंडिडेट 80 to 90% आपसे बात कर सके, जिससे कि हम जब वो बात करेगा तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर मैनेजर। ये क्वेश्चन मैं फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, टेल मी समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर मैनेजर।
तो ऐसा तो नहीं बोलेगा माई रिलेशनशिप वॉज गुड, ऐसे में नहीं बोल सकते ना। एटलीस्ट इसमें ऐसे मुझे आंसर देना है जिसमें टॉकिंग हो, कंटिन्यूसली टॉकिंग हो रही है। जब टॉक करेगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए कैंडिडेट को। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया जिसमें हम यस या और नो में आंसर हो जाता है। लाइक राम इज प्रेजेंट टुडे, यस सर, ये क्लोज एंडेड है, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है मुझे। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमें बात करनी होती है। सो वी शुड ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देन वी नीड टू क्लोजिंग द इंटरव्यू, allow the candidate to ask a few questions, if suitable you know to say thanks to the applicant, right? Now I'll talk about the pitfalls in interview में क्या क्या pitfalls होते हैं। फर्स्ट इज डेविल्स हॉर्न इफेक्ट, जिसको हम नेगेटिव हैलो इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है डेविल्स हॉर्न इफेक्ट? जो इंटरव्यूअर होता है, कैंडिडेट की सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज ही दिखती है, और जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज होती है वो जो भी इंटरव्यूअर उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और जो नेगेटिव क्वालिटीज जो दिख रही है उसके बेसिस पे वो जजमेंट देता है। ये डेविल्स हॉर्न इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव हैलो इफेक्ट। सेकेंड इज हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट जस्ट उल्टा होता है इसका। ये होता है इसमें आप जो भी कैंडिडेट होते हैं उसका सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज ही हमें दिखती है, नेगेटिव क्वालिटीज दिखता ही नहीं है। जैसे फर्स्ट में आया इंट्रोडक्शन कैंडिडेट का हमें बहुत अच्छा लगा, बाद में भले टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं दिखेगा अगर मैं इंटरव्यू हूँ तो। मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन उसने क्रिएट किया है मैं उसके बेसिस पे मैं जज कर लेता हूँ। कॉन्ट्रास्ट एरर क्या होता है? जनरली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कंपेयर करते हैं, राम इज गुड, सैम इज गुड, नो सैम इज गुड, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड। आप जो भी स्किल्स मुझे चाहिए हम उसके बेसिस पे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे। सो इंटरव्यू शुड ऑलवेज शुड नो अबाउट द पिटफॉल्स इन इंटरव्यू एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स विथ गुड इंटेंशंस। कभी भी इस चीज़ पे नेगेटिव इंप्रेशन बन गया या पॉजिटिव इंप्रेशन बन गया, उस बेसिस पे वी शुड ऑलवेज अवॉइड टेकिंग द कैंडिडेट, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन एरर, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बन गया, आया बहुत अच्छा, उसने ग्रीट किया, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, अब बाकी नॉलेज भले कुछ नहीं है लेकिन नहीं वो चीज़ मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके बेसिस पे उसको सिलेक्शन दे दूंगा। ऐसा ये सब पिटफॉल्स होते हैं इंटरव्यू के टाइम। डिसेंसी इफेक्ट सेम ऑपोजिट है, ये नेगेटिव मुझे अच्छा लगा तो अब भले आप बाद में कितना अच्छा बोल लो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब है, भले आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है लेकिन नहीं हमारा इंप्रेशन ऐसा बन गया, रिसेंसी इफेक्ट हो गई है, देन आई विल नॉट टेक यू। तो ऐसा होता है, वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस टाइप ऑफ पिटफॉल्स। अब मैं आप लोगों को बताऊं गाइडलाइंस फॉर बिकम एन आइडियल। इफ यू आर एन इंटरव्यूअर तो व्हाट आर द गाइडलाइंस वी हैव टू फॉलो टू बिकम एन आइडियल, राइट। बी ए गुड लिसनर, बहुत लोगों को होता है बोलते जाएंगे बट तो सामने वाले की बातों को नहीं सुन रहे हैं, राइट। सो यू शुड ऑलवेज लिसन, सामने वाले की बातों को भी हमें सुनना है ना। बी ए रोल मॉडल एंड अपीयर एंथुसियास्टिक अबाउट द जॉब। ऐसा नहीं मैं इंटरव्यू लेने गया हूँ और ऐसा करना कि नहीं, यू आर वर्किंग फॉर ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विथ पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं अगर मेरे पास 4 ऑफर्स हैं, XYZ है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो नहीं भाई आपको ऐसा इमेज क्रिएट करके आना है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि लगे नहीं मैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करूंगा। तो आप इंटरव्यू, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे नहीं यार मैं तो उस कंपनी में जाऊंगा ही नहीं, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि कंपनी को लेकर गए, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। सो बी ए गुड जज ऑफ पीपल। आपको बीइंग एन इंटरव्यू यू शुड बी एबल टू डू द जजमेंट। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जज कर सको। अगर आप इंटरव्यूअर हो, आप HR मैनेजर बनते हो और आपके अंदर जजिंग कैपेसिटी नहीं, आप सामने वाले को पहचान नहीं पा रहे हो, तो शायद आप ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए थी एक जो ह्यूमन रिसोर्स देना था आप वो दे नहीं पाओगे। अगर आप HR मैनेजर बनो हो तो यू शुड एबल टू जज पीपल, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग पीपल। वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एक्सेप्ट डिफरेंसेस को एक्सेप्ट। अगर मैं हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सी जगह कल्चरल डिफरेंसेस होती है लोगों में, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे छोटे शहर से आते हैं, शायद उनका ड्रेसिंग सेंस वैसा नहीं होता, वो डरे हुए होते हैं। आप बहुत मेट्रो सिटीज़ में जाओगे उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है। तो अगर मैं HR मैनेजर हूँ तो मुझे ये चीज़ समझना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों में डिफरेंसेस होती है, ठीक है। मैं मान लो मैं मिशनरीज स्कूल में मैं गया जहाँ पे लाइक टीका अलाउ नहीं है, लेकिन कोई कैंडिडेट आया है अगर टीका लगाया है तो हमें जानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो टीका लगा के आया है तो आई विल नॉट कंसीडर दिस कैंडिडेट, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो कल्चरल जो डाइवर्सिटीज होती है हमारा भारत, कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग कल्चर होती है, तो वी शुड फॉलो, वी शुड नो क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। देन बाद में जो प्रोसेस हमारा आता है हायरिंग एम्प्लॉय, वी नीड टू हायर एम्प्लॉय किया, उनको फिर भी जो भी बेनिफिट्स होते हैं कंपनी की पॉलिसीज होती है बताना,
है ना. Orienting employees is nothing. Orienting employees those who will come in your organization. We need to टेल अबाउट लाइक हु इज़ हु, हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे जनरल मैनेजर कौन है ना, असेंबली जोन क्या है, ये सब कुछ बताना होता है. देन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम वी नीड टू टेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हमारे मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे होटल में आग लग गया, तो आग लग गया तो मुझे कैसे डील करना है, बॉम्ब थ्रेट है तो कैसे डील करना है, टेररिस्ट अटैक हो गया होटल में कैसे डील करना है उस सिचुएशन को, है ना. कोई इक्विपमेंट, कोई स्पेशल इक्विपमेंट आया है उसको कैसे हैंडल करना है, ऑपरेशंस कैसे करनी है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग जब भी हम देते हैं तो स्टार्ट होती है इंट्रो. इंट्रो मीन्स ये नहीं कि इंट्रो अपने इंट्रोडक्शन, इंट्रो मीन्स इंटरेस्ट. वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द इंटरेस्ट इन ए कैंडिडेट. आपको फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट. देन वी नीड टू नीड्स क्या है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना. टी मीन्स एम्फसाइज द टाइटल. टाइटल क्या है ट्रेनिंग का, आर रेंज ऑफ द ट्रेनिंग कि क्या क्या चीज़ आप सीख लोगे ट्रेनिंग. एंड ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव. एट द लास्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग एनोमिनेट द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस ट्रेनिंग. सो यू नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग विथ इंट्रो. These are the methods of motivating employees. मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज़ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों से बात करूंगा. अगर किसी कंपनी में आप काम करो तो कंपनी कैसे मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज को. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इफ यू आर गुड दे विल गिव यू इंसेंटिव्स, कमीशन, बोनस देते हैं, रिकॉग्निशन, चलो ठीक है ही इज लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द, इस तरह से कंपनी को रिकॉग्नाइज करती है. पार्टिसिपेशन, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मीटिंग हो रहा है तो सिर्फ टॉप नॉच ही जा रहे हैं. आप हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन रखो. मिडिल लेवल मैनेजर से भी कम्युनिकेट करना है, टॉप लेवल मैनेजर से भी कम्युनिकेट होना चाहिए, एंड लोअर लेवल मैनेजर से भी कम्युनिकेट होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है. कम्युनिकेशन हमें हमेशा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारा चलता रहेगा, राइट. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एवेल्यूट कर. इफ एम्प्लॉयज नो दैट देयर परफॉर्मेंस इज बीइंग एवेल्यूट, दे टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव. लगता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ मेरा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होगा, आई विल ऑलवेज डू परफॉर्मेंस. इफ नो वन विल एवोल्यूट, मैं नहीं काम करूँगा, राइट. Okay, so this is all about today's video lecture. Thank you so much.